हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसन क्लासेस। एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड आज हम आपके लिए चैप्टर 7 लेकर आ गए हैं इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक का। सो चैप्टर 7 हम इस चैप्टर को भी वन शॉट सिंगल पार्ट में कवर करेंगे, दैट इज रीजनल एस्पिरेशन, राइट। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक चेकलिस्ट आप सबने चेक कर लेनी है कि ओवरऑल टॉपिक हमें ये सारे कवर करने हैं किसी सिंगल पार्ट में। एंड सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मेथड रहेगा। और आपने साफ और आप सबने बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझना है कि बेसिकली रीजनल एस्पिरेशन में क्या है, राइट भाई। जैसे और चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं हुई, इसमें भी नहीं होने वाली है। और अगर आपने लास्ट 6 चैप्टर आपने नहीं वॉच करे हो तो फटाफट से हमारी इस प्ले लिस्ट में जाओ और जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, राइट। ये चैप्टर लास्ट पेयर में आता है जो कि इस पूरी बुक का लास्ट पेयर है, राइट। रीजनल एस्पिरेशन। तो टॉपिक ए हमारा रहेगा रीजन्स एंड दी नेशन, टॉपिक बी हमारा रहेगा पंजाब, टॉपिक सी हमारा रहेगा नॉर्थ ईस्ट। ओवरऑल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। मेजर टॉपिक्स आपने नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। सब टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। चैप्टर का नाम पहले जानेंगे, उसके बाद उसका काम जानेंगे भाई। चैप्टर का नाम रीजनल एस्पिरेशन। रीजनल एस्पिरेशन को हम कहते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं, राइट। मतलब रीजन्स की डिमांड्स, उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशन, राइट। तो समझते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से, राइट। टॉपिक फर्स्ट दैट इज रीजन एंड द नेशन। भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, टॉपिक को याद रखना है आपने। कई बार ना आधी स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है टॉपिक के नाम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो, राइट। रीजन्स एंड दी नेशन हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, राइट। अब देखो रीजन्स का मतलब होता है एक एरिया, इंग्लिश में ही बता दिया मैंने। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्र। अब भाई ये जो रीजन है ना, ये इंडिया के ही रीजन की बात हो रही है, राइट। इसके बाद क्या लिखा है, नेशन। नेशन इज मेड अप ऑफ ऑल रीजन एंड पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज। क्या राष्ट्र, क्या नेशन बिना रीजन के बनता है? खाली रीजन से भी नहीं, पॉपुलेशन होनी भी जरूरी है, राइट। ये सब बातें आपने क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस नेशनलिज्म वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ी है, राइट। तो आपने सबसे पहले समझना है कि भाई हमारी कंट्री की, राइट, बहुत से रीजन ऐसे थे जहां पे उन रीजन्स की कुछ डिमांड्स थी, एस्पिरेशन थी, एस्पिरेशन। चलिए अब देखते हैं कि मतलब क्या है, राइट। दिस मूवमेंट, अब देखो क्या है कि रीजनल एस्पिरेशन में ना कई बार कंफ्लिक्ट देखे गए कुछ रीजन से, कई बार मूवमेंट्स देखे गए, राइट। दीज मूवमेंट्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व आर्म्ड असर्शन बाय द पीपल, देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, राइट। अब देखो कुछ रीजन्स में मतलब जो एस्पिरेशन अराइज हो रहे थे, राइट, वो किस फॉर्म में हो रहे थे? कई बार लोगों द्वारा मूवमेंट हो रहा था, राइट। आर्म्ड असर्शन, राइट, लोग हथियार उठा ले रहे थे, लोगों के एस्पिरेशन बढ़ रहे थे अपने रीजन्स को लेके, राइट। और कई बार गवर्नमेंट के थ्रू भी देखा जा रहा था, राइट। एंड द कोलैप्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। दिखती बात है कि किसी रीजन में अगर भाई मूवमेंट या फिर कोई वायलेंस क्रिएट होगा तो भाई जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, राइट, यू नो, जो भी पॉलिटिक्स है या फिर जो भी वहां की चीज है उसको तो लॉस होगा ना, उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटी सी बात है भाई, देखो मान लेते हैं कि एक रीजन में कंफ्लिक्ट अराइज हुआ, वायलेंस, हिंसा फैली, राइट, किस चीज को लेके? एस्पिरेशन को लेके, राइट। एस्पिरेशन मतलब डिमांड को लेके। भाई क्या डिमांड थी, क्या डिमांड थी? लंदन में जाना है, लंदन में जाना है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा है तू, भाई इंडिया में ही रह ले, रहा नहीं जा रहा ले रहते। अब समझो यहां पर भाई देखो, कुछ रीजन्स में मूवमेंट की फॉर्म में लोगों द्वारा मूवमेंट हो रहे थे एस्पिरेशन को लेके, और कई बार उससे पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस कोलैप्स, भाई देख मतलब कोलैप्स होते जा रहे थे, इन प्रोसेस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा था उस मूवमेंट से, राइट। इट इज ऑल्सो नॉट सरप्राइजिंग, एक चीज सरप्राइजिंग नहीं थी पहले से, that most of these struggle were long drawn and concluded in negotiated settlement or accords between the central government and the groups leading the movement for autonomy। भाई ये भी सरप्राइज नहीं था, राइट, कि मूवमेंट बिल्कुल उसी टाइम स्टार्ट हुआ है, नहीं। अगर बात 1980s की करें, 1980s के बाद मूवमेंट नहीं स्टार्ट हुआ है।
कई बार इससे पहले ही कई रीजन से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट। अब भाई ये सरप्राइज नहीं था कि यार बहुत लॉन्ग ड्रॉन, बहुत लंबे समय से स्ट्रगल चलता आ रहा है, वायलेंस हो रहे हैं, कंफ्लिक्ट देखे जा रहे हैं काफी लंबे समय से। और ये भी है कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है हर रीजन के साथ, अकॉर्ड साइन हो रहे हैं, लाइक पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, जो हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, राइट। अब भाई इस चैप्टर में ही हमें पढ़ना है, तभी तो इस चैप्टर का नाम रीजनल एस्पिरेशन है, राइट। अब आपको समझ में आ गया भाई कि देखो, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इज द की टर्म ऑफ दिस चैप्टर। जिस बच्चे ने ये वाली की टर्म पकड़ ली, उस बच्चे के लिए ये चैप्टर ना सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब ये है, राइट। जैसे ये सरप्राइज कहना नहीं था कि भाई स्ट्रगल भाई करंट उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ है, बहुत लंबे समय से भी चलता आ रहा है रीजनल एस्पिरेशन को लेके, राइट। तो बस हंसते खेलते भाई पढ़ते रहो यार। देखो लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ हंसो, अच्छी स्टडी करो, एप्रोप्रिएट तरीके से करो, और यार अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करो यार। बस यही चीज आनी चाहिए आपको। चैप्टर तो कुछ भी नहीं है भाई। आई होप समझ आ गया हो आपको कि रीजनल एस्पिरेशन, राइट। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट है, अधिकार है, बट डिमांड आप कर सकते हो आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। नहीं कर सकते कि मुझे लंदन नहीं जाना, कंट्री के बाहर नहीं लेके जाना अपना रीजन यार, राइट। कंट्री के अंदर ही रहना है, सिंपल। अब देखो कुछ अकॉर्ड साइन हुए थे, नेगोशिएशन हुआ था। द अकॉर्ड्स वर रिच आफ्टर अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग दैट एम टू सेटल कॉन्टिन्यूअस इश्यूज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब कुछ जगह पर अकॉर्ड्स भी साइन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, राइट। येट द जर्नी टू द अकॉर्ड वाज ऑलवेज tumultuous एंड ऑफन वायलेंट। कई बार ऐसा भी हुआ था अकॉर्ड साइन होने के बाद भी वायलेंस थी, हिंसा तब भी थी, राइट। अकॉर्ड साइन होने के बाद भी दिक्कतें थी, राइट। यही तो एक चैप्टर की मजेदारी है भाई। बात ये नहीं है कि सिर्फ अकॉर्ड साइन हो गया तो सब कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर भी थी, इसका मतलब ये है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो रीजन्स एंड दी नेशन, राइट। तो कर दें चैप्टर की स्टार्टिंग भाई। ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई? कमेंट बॉक्स में अगर आपने यस सर, नो सर, जो भी है यार बोल देना, राइट। भाई मैं ना यूट्यूब पर आपको अच्छी नॉलेज देने आया हूं, राइट। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत मतलब ये सब नहीं है यार आप लाइक करो ये वो, नहीं नहीं यार, वो तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आपको ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको पता ही है, राइट। भाई देखो मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, बट स्टिल ध्यान से पढ़ लो। आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की टेंशन तो मैं खत्म कर दूंगा, सिंपल, राइट। चलिए अब इंडियन अप्रोच देख लेते हैं भाई। इंडियन अप्रोच क्या है, राइट, टुवर्ड द रीजनल एस्पिरेशन। भाई ये मेरे को ऐसे बोलने दो यार, राइट। इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स द रीजनल एस्पिरेशन, a democratic approach was adopted by India to address the issue of diversity। डाइवर्सिटी के इश्यू को लेके हमारी इंडियन अप्रोच किस चीज को एड्रेस करती है? इट्स लाइक डेमोक्रेटिक अप्रोच, राइट, इज लाइक डेमोक्रेटिक अप्रोच, राइट। हमारे कंट्री ने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपनाया है, सिंपल। और जो हमारी अप्रोच है वो डाइवर्सिटी के इश्यू को एड्रेस करती है, सिंपल। इज दैट क्लियर, राइट। डेमोक्रेसी अलाउ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी अलाउ करती है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, रीजन के एस्पिरेशन को, मतलब जो भी रीजन का एस्पिरेशन है, जो भी वहां के लोग हैं, वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मतलब अपने आप के अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल, राइट। देखो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक अप्रोच डेमोक्रेसी अलाउ करती है, राइट, बट दायरे में रह के, दायरे से बाहर नहीं, राइट। कहने का मतलब है एंटी नेशनल आपने कोई भी डिमांड कर दी तो वो तो यार कंट्री के खिलाफ हो जाएगा, राइट। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स आर अलाउड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनल आइडेंटिटी, एस्पिरेशन, स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम, राइट। देखो हर पॉलिटिकल पार्टीज को, हर ग्रुप्स को मतलब एक परमिशन ग्रांट की जाती है गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी है, राइट, कि कोई भी रीजन है ना, वहां के जो भी लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, राइट। डेमोक्रेसी का मतलब यही है, राइट। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों की प्रॉब्लम को समझे। डेमोक्रेसी इज मोर रिस्पॉन्सिव
इज मोर लेजिमिटेड, इज मोर अकाउंटेबल। इज दैट क्लियर? तो ये चीज परमिट की जाती है, मतलब डेमोक्रेसी इस चीज को अलाउ करती है। कोई भी इशू अपने एड्रेस कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है किसी भी रीजन में, राइट। सवाल ये नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन को ही ये राइट है कि वो अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करे। भाई इंडियन अप्रोच का मतलब ये है, राइट, सबके लिए इक्वालिटी है, सबके लिए समानता है, राइट। इट इज हेल्ड दैट रीजनल इश्यूज विल रिसीव एडिक्वेट अटेंशन, राइट। जो भी रीजनल इश्यूज हैं वो जब रिसीव होते हैं तो उस पर एडिक्वेटली अटेंशन देना पड़ता है, राइट। अकोमोडेशन इन दी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जो भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसको अकोमोडेट करता है, राइट। ये इंडियन अप्रोच है। कितनी अच्छी अप्रोच है ना, सारी प्रॉब्लम्स को मतलब समझना, अकोमोडेट करना, राइट। दस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया हेल्प टू स्ट्रेंथन दी रीजनल एस्पिरेशन। हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रेंथन करती है किस चीज को भाई, रीजनल एस्पिरेशन को। इज दैट क्लियर, राइट। अब आपको समझ में आ गया हमारी डेमोक्रेटिक अप्रोच, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन करती है टू दी रीजनल एस्पिरेशन, राइट। अब देखो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि इंडियन अप्रोच मतलब क्या है, राइट। अब हम वो समझेंगे जहां पे टेंशन क्रिएट हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। कंफ्लिक्ट भी देखा गया था, मतलब वो एरिया जहां पे टेंशन एंड कंफ्लिक्ट दोनों चीज देखी गई थी, राइट। इश्यूज दैट इमर्ज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भाई कई सारे इशू इमर्ज हुए इंडिपेंडेंस के बाद। वर पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, these are all the issues were created at the time of independence या फिर after independence, simple। some area of tensions and conflict also emerged which are discussed below, कुछ एरिया ऐसे थे जहां पे टेंशंस और कंफ्लिक्ट इमर्ज हुए थे, राइट, जो कि ये सारे हैं। अच्छे से पढ़ लो। इश्यू ऑफ कश्मीर, कश्मीर इशू ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। रिमेनिंग यहाँ का इशू अनसेटल्ड है, बट द थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर इशू पहला था जो इमर्ज हुआ था, बट कश्मीर इशू नॉट ओनली ड्यू टू द कंफ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के कंफ्लिक्ट को लेके ही खाली कश्मीर इशू इमर्ज नहीं हुआ था, राइट। खाली ओनली इंडिया पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट एक रीजन नहीं है, एक रीजन है लेकिन एकमात्र रीजन नहीं है, राइट। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स थी, लाइक इट आल्सो इमर्ज ड्यू टू दी पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ पीपल, वहां के लोगों के पॉलिटिकल एस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी लिविंग इन द रीजन, राइट। मतलब कि वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं उनका उनके भी अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, वो भी ये चाहते थे कि भाई कश्मीर एक नेशन बने, राइट। ना ही वो इंडिया में जाए ना ही वो पाकिस्तान में जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट ही एक रीजन है, एकमात्र रीजन नहीं है, एक रीजन है भाई, कंफ्यूज मत हो, मतलब कि रीजन है बट एक रीजन यही खाली नहीं है, इसके अलावा भी वहां के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, राइट। ऑटोनॉमी को लेके आई होप समझ पा रहे हो आप, राइट। तो ये तो कश्मीर इशू था, एक मतलब एक एरिया कश्मीर। टेंशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी टेंशन क्रिएट हुई थी, जैसे नागालैंड डिमांड राइज कर रहा था सेपरेट नेशन की, मिजोरम भी सेम यही इमर्ज इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट मूवमेंट, यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी स्ट्रांगली देखा गया। नागालैंड मिजोरम भाई कंट्री से बाहर जाने की डिमांड राइज कर रहे थे, इवन दो ये चाहते थे कि ये एक नेशन बने, राइट। अभी हम डिटेल में भी समझेंगे, भाई पेशेंस रखो। साउथ की बात करें तो कुछ ग्रुप फ्रॉम द ड्रेविड मूवमेंट से भी कुछ ग्रुप देखे गए जहां पे टेंशन थी, ब्रीफली टॉयड विद द आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री, जो कि चाहते थे कि वो भी मतलब सेपरेट कंट्री बनाए टाइप्स, ये सब। मतलब ये नहीं कहना है कि खाली नॉर्थ ईस्ट रीजन में कश्मीर में दिक्कतें थी, भाई यहाँ पे भी थी। और भाई द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट की फॉर्मेशन को लेके भी कई एरिया ऐसे थे जहां पर टेंशंस वगैरह देखी गई थी, राइट। टुडेज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात वर अमंग दी रीजन्स अफेक्टेड बाय दिस एजिटेशन। आज के टाइम पे जो ये स्टेट है ना, इन स्टेट में किसी टाइम पर लैंग्वेज को लेके काफी ज्यादा मूवमेंट देखा गया था एंड ऑल्सो प्रोटेस्ट भी देखे गए थे, राइट। तो खैर आपने ऐसे समझना है कि भाई वो एरिया जहाँ पे टेंशन देखी गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। आई होप आपको समझ आ रहा हो, राइट। इंडियन अप्रोच भी आपको क्लियर हो और इससे पहले जो हमने रीजन एंड दी नेशन पढ़ा ये भी क्लियर है, राइट। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे भाई। पहले आपको ना ये बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का बेस क्या है, रीजन एंड द नेशन अच्छे से क्लियर है, राइट। एरियाज
रीजन्स एंड द नेशंस अच्छे से क्लियर है, इंडियन अप्रोच अच्छे से क्लियर है, एरियाज ऑफ टेंशन एंड कंफ्लिक्ट अच्छे से क्लियर है, राइट। ये तीनों मतलब जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का बेस है, और अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया फिर तो आप जानते हो भाई दिक्कत हो, राइट। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ध्यान से सुनना है। जम्मू एंड कश्मीर हैड अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई मुझे ऐसी क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि अब नहीं है ये आर्टिकल, राइट। बट ये आर्टिकल 2019 तक था। इज दैट क्लियर, राइट। अब ये मत लिखना कि भाई हेड स्पेशल स्टेटस एज पर नाउ, राइट। हाउएवर, हालांकि इन स्पाइट ऑफ इट जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन को हम कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं, राइट। देखो कहने का मतलब ये है इन स्पाइट ऑफ इट मतलब कि इसके अलावा भी भाई कुछ वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारे कॉन्सिक्वेंस भी देखे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। जम्मू कश्मीर के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के बाहर से, राइट। जम्मू कश्मीर ने काफी एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है वायलेंस के मामलों में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, मतलब ये सारे एक्सटर्नल इंटरनल जो भी रेमिफिकेशन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारे एक्सपीरियंस गेन करे हुए हैं इन स्पाइट ऑफ इट, ध्यान दे दो भाई, in spite of it, right? It also resulted in the loss of many lives, including कई मतलब लोगों की जानें भी गई हैं, including that of innocent civilians, जो भी innocent civilians थे, सिक्योरिटी पर्सनल, मिलिटेंट्स, मतलब ये भी जम्मू कश्मीर में इनका भी बहुत नुकसान हुआ है। Besides, there was also a large scale displacement of Kashmiri Pandits from the Kashmiri Valley, large scale displacement भी देखी गई है कश्मीरी पंडित की, राइट। इज दैट क्लियर? तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो इंफॉर्मेशन है ना छोटी सी, वो आपको होनी चाहिए। हालांकि अब स्पेशल स्टेटस नहीं है अंडर आर्टिकल 370 के आफ्टर 2019, बट द थिंग इज इन स्पाइट ऑफ इट जम्मू कश्मीर ने काफी एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है वायलेंस के मामलों में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामलों में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मामलों में, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं। कई लोगों की मतलब जाने भी वगैरह गई हैं, कश्मीरी पंडित भाई डिस्प्लेस होते भी दिखे हैं जम्मू कश्मीर से ओवर इंडिया, पूरे भारत में, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन। भाई अब आपने एक चीज समझनी है कि पहले जब तक ये आर्टिकल था तब तक जम्मू कश्मीर 3 रीजन में अलग अलग कंप्राइजेस था, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग, राइट। अब अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन, यहाँ पे दोनों एरिया आते हैं, राइट। इट इज प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय द हिंदूज, राइट। यहाँ हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, पीपल ऑफ अदर डिनोमिनेशंस आल्सो रिसाइड इन दिस रीजन, राइट। जम्मू रीजन में तो भाई मिक्सअप चलता है सभी लोगों का, राइट। अगर हम स्पेसिफिक जम्मू रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर वैली इट इज इनहेबिटेड मोस्टली बाय कश्मीरी मुस्लिम, यहाँ पर ज्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स हैं विद रिमेनिंग बीइंग हिंदू, बाकी बचे हुए हिंदू भी यहाँ रहते हैं, सिख्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, अदर्स भी हैं, राइट। तो कश्मीरी रीजन्स में मतलब ये सारे लोग रहते हैं, राइट। तो लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें तो भाई लद्दाख रीजन मेनली माउंटेनस मतलब पहाड़ी वाला इलाका है। इट इज वेरी लिटिल पॉपुलेशन, बहुत कम यहाँ पे जनसंख्या है, ऑलमोस्ट भाई देखो घूमने की जगह है अच्छी, राइट। विच इज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, यहाँ पर इक्वली डिवाइडेड है बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स। तो लद्दाख रीजन भाई घूमने चले जाओ, मजा आ जाएगा, सिंपल। तो क्या है कि जब तक आर्टिकल था या फिर कह सकते हैं 48 के आसपास से जम्मू एंड कश्मीर ये जो था ना मतलब 3 रीजन में कंप्राइजेस था, लाइक जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन एंड लद्दाख रीजन। इज दैट क्लियर? तो अब हम रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। एक्चुअली जो रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम थी वो क्या थी, राइट। ध्यान देना, जम्मू एंड कश्मीर प्री 1947 स्टेटस, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर का 1947 से पहले का स्टेटस समझेंगे, राइट। जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर महाराजा हरि सिंह जी, राइट। ये पॉइंट
याद रखना पड़ेगा आपको, हो सकता है एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन आ जाए, सीयूईटी के अंदर भी आ सकता है। Who sought independence for his state rather than merging with India और पाकिस्तान, राइट। जम्मू कश्मीर के प्रिंसली स्टेट, मतलब जब ये प्रिंसली स्टेट था बिफोर इंडिपेंडेंस 47 से पहले, तो इनका मानना था कि भाई ये ना तो जम्मू कश्मीर इंडिया में ज्वाइन हो, मर्ज हो, ना ही पाकिस्तान में जाए, ऐसा इनका कहना था। ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस नेशन का मिल जाए, राइट, अलग से, सिंपल। तो एक पॉइंट तो ये है, मतलब प्री स्टेटस की अगर हम बात करें JNK की, तो आपने अच्छे से याद रखना है, नाम भी याद रखना है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कश्मीरियत एंड रीजनल एस्पिरेशन, राइट। वहां के लोगों का क्या मानना था, वहां के एस्पिरेशन क्या थे पूरे रीजन के, डिस्पाइट द मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, so the people identified as Kashmiris first a regional identity term कश्मीरियत, राइट। अब बात यह है कि वहां पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जरूर थी, लेकिन वहां की मुस्लिम, राइट, अपने आप को कश्मीरियत, राइट, कश्मीरियत से जानते थे कि भाई हम तो कश्मीरियत हैं, राइट। ऑल्दो उनका यही मानना था कि भाई वो भी पाकिस्तान में ना जाए एज अ मुस्लिम, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि भाई हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने, मतलब हम यहां रह रहे हैं तो हम कश्मीरियत हैं, इस चीज को दे रहे हैं, राइट। तो द पॉपुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी थी, इसका पॉपुलर मूवमेंट लेड बाय शेख अब्दुल्ला, राइट। जो मूवमेंट क्रिएट हुआ था ना, वो शेख अब्दुल्ला जी के मतलब थ्रू हुआ था। ही वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द महाराजा बट अपोज ज्वाइनिंग पाकिस्तान। अब यहाँ पर आपने एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि भाई देखो 47 के बाद पॉपुलर मूवमेंट क्रिएट हुआ लेड बाय शेख अब्दुल्ला, राइट। अब शेख अब्दुल्ला जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में कश्मीर जाए, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी, राइट। इनका ये मानना था कि भाई कश्मीर जो है ना इंडिया में ज्वाइन हो जाए, सिंपल। और हरि सिंह जी का मानना था ना ही पाकिस्तान में जाए एंड ना ही इंडिया में जाए, मतलब मर्ज ना हो, राइट। वो ये चाहते थे कि भाई सेपरेट नेशन का स्टेटस मिल जाए। तो अब यहाँ की पॉलिटिक्स, अब यहाँ के मतलब अब यहाँ पे एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, जो आपने ध्यान से सुननी है, राइट। समझ आ गया, शेख अब्दुल्ला वर्सेस महाराजा हरि सिंह जी, राइट। फिलहाल यहां तक आपको क्लियर करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, पाकिस्तान इन्वेजन एंड इंडिया रिस्पॉन्स, राइट। जब ये मूवमेंट बढ़ता चला गया और शेख अब्दुल्ला जी ये मतलब डिमांड राइज करते चले गए कि भाई मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान में कश्मीर जाए, राइट, इंडिया में ही मर्ज हो जाए। तो अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेटर्स भेज दिए कश्मीर रीजन में, पाकिस्तान के थ्रू इन्वेजन देखा गया, हमला देखा गया। और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, इस चीज को हम समझेंगे इस वाले पॉइंट में, राइट। देखो पॉइंटर्स आपने इस तरीके से मार्क कर लेने हैं और हमेशा ध्यान रखना आंसर लिखते वक्त हाईलाइट कर देना ये सारे कीवर्ड्स, ये सारी की टर्म्स, राइट, ऐसे आपने हाईलाइट कर देने। अब हम समझेंगे इन अक्टूबर 1947 ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू कैप्चर कश्मीर, राइट। हुआ ये कि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेटर सेंड कर दिए, जाओ आप कश्मीर को कैप्चर करो, प्रॉम्प्टिंग महाराजा हरि सिंह टू सीक मिलिट्री एंड फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ महाराजा हरि सिंह जी इंडिया से कह रहे हैं कि भाई आप हमारा सपोर्ट करो, राइट, इंडियन मिलिट्री, भारतीय सेना का हमें साथ चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे मतलब हेल्प कर दे, आपने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया है, आप हमारे साथ अभी इंटीग्रेट हुए ही नहीं हो, राइट। स्टार्टिंग में जब हमने एग्रीमेंट की बात करी तो आपने मना कर दिया। अब कश्मीर रीजन को कैप्चर करने पाकिस्तान के थ्रू इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए, तब आप कह रहे हो कि हेल्प चाहिए, राइट। फिर भी भाई इंडिया प्रोवाइडेड असिस्टेंट आफ्टर दी महाराजा साइन दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो भाई अब महाराजा जी को समझ में आ गया कि अब तो एग्रीमेंट साइन करना बनता है, नहीं तो हमारे हाथ से कश्मीर चला जाएगा, कहने का मतलब ये है, सही। हमारे हाथ से कश्मीर चला जाएगा, कहने का मतलब ये है, राइट। तो भाई जितने टाइम में महाराजा जी ने एग्रीमेंट साइन किया, तब तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भाई जो बलूचिस्तान गिलगिस्तान वाला कॉर्नर बॉर्डर वाला एरिया है ना, वो कैप्चर कर चुके थे पाकिस्तान के ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, राइट। तो पाकिस्तान के थ्रू इन्वेजन ये था और इंडिया का रिस्पॉन्स ये था, राइट। अब हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का एग्रीमेंट था, वो साइन कर लिया, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में मर्ज हो गया, लेकिन अभी फुल स्टेटस स्टेट का नहीं मिला, राइट। ध्यान देना भाई, रिमेनिंग अनसेटल्ड है कश्मीर का इशू, 100% सेटल नहीं है, राइट।
तो यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन, अब देखो यूएन की भी इंटरवेंशन देखी जाती है। अब जब केस यूएनओ में चला जाता है तो यूएनओ अलग से एक्ट करेगा, राइट। यूएनओ अलग चलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, राइट। तो यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर इंटरवेंशन देखने को मिला, सिंपल। यूएन प्रपोज अ रेजोल्यूशन इन अप्रैल 1948। यूएन ने मतलब रेजोल्यूशन प्रपोज किया, मतलब रेजोल्यूशन रखा, राइट, विथ 3 स्टेप। इनके रेजोल्यूशन में 3 स्टेप थे। फर्स्ट, टू रिजॉल्व द इशू, भाई देखो विथ 3 स्टेप टू रिजॉल्व द इशू, राइट। यूएनओ ने जब प्रपोजल रखा रेजोल्यूशन का तो उसमें 3 स्टेप थे, राइट, यूनाइटेड नेशन के। एक तो पाकिस्तान विड्रॉवल ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट स्टेप क्या था रेजोल्यूशन का? पाकिस्तान सारी फोर्सेस को विड्रॉ करे, राइट। सेकेंड स्टेप, इंडिया प्रोग्रेसिव ट्रूप्स रिडक्शन। इंडिया भी मतलब ट्रूप्स को रिडक्शन करे, सैनिक उसका भी रिडक्शन करे। एंड अ प्लेबिस्काइट फॉर कश्मीर फ्यूचर, बट दीज स्टेप्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड, राइट। तीनों स्टेप यूनाइटेड नेशन के थ्रू रख तो दिए गए थे, प्रपोज्ड तो कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये स्टेप इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे, राइट। तीनों स्टेप में यही था, पाकिस्तान विड्रॉ कर ले, इंडिया भी रिडक्शन कर ले, प्लेबिस्काइट कंडक्ट कर दी। प्लेबिस्काइट मतलब कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या मानना है। अभी हमने देखा कि कश्मीर में लोग जितने भी हैं वो ये चाहते हैं कि भाई, पहली बात तो वो कह रहे हैं हम कश्मीरियत है, दूसरा वो भी यही चाहते हैं कि वो अब अलग से नेशन बन जाए कश्मीर, राइट। तो कुल मिला के ना इम्प्लीमेंट नहीं हो सका इन तीनों स्टेप का, जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू रेजोल्यूशन रखा गया था वो भी मतलब अनसक्सेसफुल रहा, राइट। अब यहाँ समझना आप, लास्ट पॉइंट है शेख अब्दुल्ला लीडरशिप एंड ऑटोनॉमी। शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप और ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो इन 48 शेख अब्दुल्ला बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे ये मार्क कर लेना। शेख अब्दुल्ला जी कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। एंड इंडिया ग्रांटेड द स्टेट प्रोविजनल ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 370। जब शेख अब्दुल्ला जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया ने स्पेशल स्टेटस दे दिया जे एंड के को अंडर आर्टिकल 370, अलाउइंग यूनिक गवर्नेंस प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और आर्टिकल 370 में क्या चीज ग्रांट की जाती है? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेटिज्म कर दिया जाता है, एक अलग स्पेशल प्रोविजन दे दी जाती है, राइट। तो ये चीज ग्रांट कर दी गई आफ्टर बिकम दी प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला, राइट। जब शेख अब्दुल्ला जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया गया था, राइट। आई होप आपको रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्लियर है, अच्छे से आपने ये पॉइंटर्स हाईलाइट कर लेने हैं, अच्छे से याद करने हैं, और अच्छे से भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बढ़िया तरीके से। वैसे तो भाई जिसको नोट्स चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए www.jsnclasses। अगर जिसको नोट्स परचेज करने हैं तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए www.jsnclasses.com। वहां से आप डायरेक्टली नोट्स प्लस रिकॉर्डिंग, जो हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है उनका डायरेक्टली आप एक्सेस ले सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट्स, कश्मीर इशू भी कह सकते हैं इस टॉपिक को, राइट। तो अब हम समझेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स, राइट। जम्मू एंड कश्मीर के एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स को हम समझेंगे, राइट। तो एक्सटर्नली हम सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम दैट कश्मीर वैली शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता है कि कश्मीर वैली का जितना इलाका है उसका पार्ट है, राइट। As we noted above, Pakistan sponsored a tribal invasion of the state in 1947। एक चीज हमने नोट करी थी कि जब पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेटर सेंड करे थे, राइट, उस टाइम पर कश्मीर का कुछ मतलब एरिया कैप्चर उन्होंने कर लिया था, राइट। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, राइट। और वो जो मतलब एरिया पाकिस्तान कंट्रोल करने में, कैप्चर करने में सक्सेस हो पाया था तो वो एक एरिया, और वो एरिया जब पाकिस्तान कैप्चर करने में सक्सेस हो पाया था तो वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया, राइट, 1947 के टाइम पे। एक एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स ये देखा गया, राइट। अब हम इंडियन टेरिटरी की बात करें, इट इज द इंडियन टेरिटरी which is under illegal occupation of Pakistan called as POK, right। अब देखो क्या है, एक इंडियन टेरिटरी में भी मतलब कोई एरिया आता था, मतलब बेसिकली जो भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया इलीगल तरीके से, तो वो एरिया भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आ गया, सिंपल। इवर सिंस 47, अगर हम
अगर हम 1947 से बात करें तो कश्मीर हैज रिमेन्ड अ मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, एक्सटर्नली तो पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है कश्मीर वैली का इलाका उनका पार्ट है, राइट। एंड सेकंड थिंग, 1947 में जो पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेटर सेंड करे थे कि जाओ कश्मीर रीजन को कैप्चर करके आओ, उस टाइम पर कुछ एरिया पाकिस्तान कंट्रोल करने में, कैप्चर करने में सक्सेस हो पाया था, तो वो एरिया पाकिस्तानी कंट्रोल के अंडर में आ गया, राइट। एंड इट इज द इंडियन टेरिटरी। अगर हम इंडियन टेरिटरी की भी बात करें जो कश्मीर के अंदर है, राइट, मतलब जो कश्मीर इंडियन टेरिटरी के अंदर है उसमें भी पाकिस्तान कुछ एरिया ऑक्यूपाई करने में सक्सेस हो पाया था, राइट, जिसे हम पीओके कहते हैं, सिंपल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इन्हीं सब की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को लेके, कश्मीर इशू को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंफ्लिक्ट 47 से देखी जा रही है। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। मतलब इसी मुद्दे को लेके एक रीजन ये भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंफ्लिक्ट पैदा करने का, कश्मीर इशू, राइट। बाकी एक रीजन है बस राइट, बहुत से रीजन है वैसे तो, लेकिन यही खाली रीजन नहीं है, बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा, इट इज द इंडियन टेरिटरी विच इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड, ये दोबारा रिपीट हो गया पॉइंट, कोई बात नहीं, डिवीजन हो गई अच्छे से, समझ में आ गया ना आपको कि मतलब जो एरिया इलीगल तौर पे पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर पाया था इंडियन टेरिटरी में, जो कश्मीर का इलाका आ रहा था, उसको भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर में कर दिया गया, मतलब करने में सक्सेस हो गया पाकिस्तान, सिंपल, राइट। अनदर सेक्शन मोस्टली कश्मीरीज, अगर हम अनदर सेक्शन की बात करें जिसमें मोस्टली कश्मीरीज बिलीव दैट द ऑटोनॉमी कॉन्फर्ड आर्टिकल 370 इज नॉट इनफ। भाई एक अनदर सेक्शन की बात करें जिसमें मोस्टली कश्मीरीज थे, उनका ये मानना था कि आर्टिकल 370 भी इनफ नहीं है भाई, आर्टिकल 370 भी इनफ नहीं है। दे हैड एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवेंसेस, उनकी एटलीस्ट 3 शिकायतें थी, 3 कंप्लेंट्स थी, राइट। ग्रीवेंसेस को हम कंप्लेंट कहते हैं। फर्स्ट, द प्रॉमिस दैट टैक्सेशन वुड बी रेफर्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट आफ्टर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय ट्राइबल इन्वेजन वाज नॉर्मलाइज्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, राइट। एक कंप्लेंट कश्मीर में रह रहे लोगों की ये थी कि ये वादा किया गया था कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन होगा और जो पाकिस्तानी के थ्रू इन्वेजन देखा गया था ना इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजने के बाद का, राइट, तो भाई वो सारी प्रॉब्लम नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जबकि वो नहीं हो पाई, राइट, फुलफिल नहीं हो पाई। एक तो ये प्रॉमिस किया गया था कश्मीर की तरफ से, दिस जनरेटेड द डिमांड फॉर प्लेबिस्काइट, तो ये प्लेबिस्काइट के डिमांड जनरेट होने लगी कि प्लेबिस्काइट कंडक्ट होना चाहिए, प्लेबिस्काइट कंडक्ट होना चाहिए। प्लेबिस्काइट मतलब लोगों की इच्छा तो जान लें कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या डिजायर्स हैं। दिखती बात है, लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर को एक नेशन बनाना चाहते हैं, राइट। एक शिकायत ये थी, फर्स्ट ये कि भाई जब पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर सेंड किए थे 47 में, उस टाइम पर ये प्रॉमिस किया गया था कि भाई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, बट द थिंग इज नहीं हो पाई, सिंपल, फुलफिल्ड नहीं हो पाई। Secondly, there was a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370 had been eroded in practice, right? कहने का मतलब ये है, दूसरी शिकायत ये थी वहां के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, कि भाई आर्टिकल 370 के अंडर हमें कुछ चीजें मिल तो गई हैं, लेकिन उससे काफी व्यवहार हमारा खत्म होता दिख रहा है, राइट, काफी व्यवहार इरोड होता दिख रहा है, इरोडेड इन प्रैक्टिस, मतलब कुछ चीजों में वो लैक कर रहे हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि मतलब स्पेशल स्टेटस दे तो दिया आर्टिकल 370 के अंडर में, बट उनकी पूरे एस्पिरेशन को नहीं सुना जा रहा है, उनकी कुछ चीजें एंड होती चली जा रही है, इरोड होती चली जा रही है, राइट, कम होती चली जा रही है। दिस हैड लेड टू द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी और ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, इसीलिए मतलब उन्होंने डिमांड राइज करी वहां के लोगों ने कि भाई ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब अभी हमें स्पेशल स्टेट चाहिए। बार बार वहां के लोग यही कह रहे हैं, आर्टिकल 370 इनफ नहीं था। पहला कहना तो ये, देखो पहली चीज तो ये बोली कि आर्टिकल 370 खाली इनफ नहीं था, राइट, भाई सेपरेट नेशन बनाना है, ये वो प्लेबिस्काइट की भी डिमांड कर रहे हैं एंड ऑल, राइट। Thirdly, it was felt that democracy which is practiced in the rest of India has not been similarly institutionalized in the state of Jammu and Kashmir, right? तीसरी चीज ये है कि भाई ये चीज और फील हुई कि जो डेमोक्रेसी इंडिया में है वो चीज नहीं हो पा रही है जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। जम्मू कश्मीर को लेके ना इशू बहुत तगड़े थे, स्टार्टिंग टाइम पे तो बहुत तगड़े थे, लेकिन जब से आर्टिकल 370 एबॉलिश हुआ है फिर भी हमारा अभी 100% नहीं है, राइट। 33% एरिया अभी भी पाकिस्तान क्लेम कर ही रहा है और उनके उसमें आ रहा है, लेकिन खैर
कोई बात नहीं, ये कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज आज भी मतलब ये रिमेनिंग अनसेटल्ड है, बट द थिंग इज ये 3 मेजर ग्रीवेंसेस आपने याद रखनी है, राइट। तो अब हम समझेंगे पॉलिटिक्स सिंस 1948, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को हम समझेंगे 1948 से, राइट। तो आफ्टर टेकिंग ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज व्हिच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल, राइट। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए शेख अब्दुल्ला जी, तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया लैंड रिफॉर्म्स करने का, कुछ चीजें चेंज करने का, ताकि लोगों का, आम लोगों का, मतलब ताकि आम लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके, राइट, कुछ फायदा हो सके। बट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट दिस पोजीशन ऑन कश्मीरी स्टेटस। बट इनके रिफॉर्म्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंसेस देखे गए कश्मीरी स्टेटस को लेके, राइट। अब जब डिफरेंसेस देखे जाएंगे तो दिक्कतें तो आ जाएंगी, राइट, ऑब्वियसली दिक्कतें आ जाएंगी, सिंपल। तो कांग्रेस पार्टी ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 53 एंड 74। हुआ ये कि 53 में इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया, स्टैंड्स लिए, राइट, कश्मीर के अंदर कुछ पॉलिसीज लाने के या फिर वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के। बट द थिंग इज डिफरेंसेस देखे गए, इसलिए इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया और इनको डिटेन कर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको जेल में भेज दिया गया, राइट, 53 से 74 तक, राइट। ये आपको पता होना चाहिए 53 से 74 तक शेख अब्दुल्ला जी को मतलब सजा हो जाती है, जेल हो जाती है, सिंपल। अब इन बिटवीन पॉलिटिक्स में, इन बिटवीन कश्मीर की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी ग्रेटली इन्फ्लुएंस कर जाती है, राइट। कांग्रेस पार्टी को एक मतलब सुनहरा मौका मिल गया अपने आप को और पूरी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कराने का ओवर दी जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो नेशनल कांग्रेस विदाउट शेख, बिना शेख के नेशनल कांग्रेस, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस से थे, गलती से यहाँ पे कांग्रेस लग गया। तो पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना शेख के पूरे पॉलिटिक्स में दिखाई दे रही है कश्मीर के अंदर, राइट। अब देखो, अब्दुल्ला रिमेन्ड इन पावर विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस बट लेटर इट गॉट मर्ज विद द कांग्रेस। हुआ यही कि बिना शेख अब्दुल्ला के पहली बार कश्मीर में जब इनको जेल होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाई देती है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस नेशनल कांग्रेस दोनों साथ में अलायंस बना लेते हैं। ध्यान देना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस, राइट, दोनों साथ में अलायंस बना लेते हैं। जब दोनों साथ में आते हैं तो हेंस कांग्रेस गेन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड ब्रॉड चेंजेस अकॉर्डिंग टू देम, राइट। जब दोनों एक अलायंस बनाते हैं ना, कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर, तो 53 से 74 के बीच, तो उस टाइम पे, उस ईयर्स में कांग्रेस ने कुछ ब्रॉड चेंजेस भी किए थे, मतलब कुछ बदलाव भी किया था, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जब कंट्रोल पूरा कांग्रेस का आ गया था, उसके साथ कॉन्फ्रेंस भी थी, तो कुछ मतलब कांग्रेस ने भी चेंजेस किए, राइट। अब चेंज क्या किया था, कई बार ये भी बच्चों के मन में डाउट्स आ जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, राइट। तो a change in the provision of the constitution of Jammu and Kashmir was made in 1965 by which the prime minister of the state was designated as chief minister of the state, right। तो मेजर चेंज यही था 1965 में कांग्रेस के थ्रू पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, कि अब जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, राइट, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, सिंपल। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। अकॉर्डिंगली गुलाम मोहम्मद सादिक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इसके बाद गुलाम मोहम्मद सादिक, इनको फर्स्ट सीएम बना दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आया है फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या लिखोगे, शेख अब्दुल्ला, बेशक लिख लो, राइट। फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या लिखोगे, गुलाम मोहम्मद सादिक, गुलाम मोहम्मद सादिक, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट पीएम। पॉलिटिक्स सिंस 1948 से आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की, राइट। और 53 से 74 के बीच शेख अब्दुल्ला जी जेल में चले जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, फिर कांग्रेस प्लस कॉन्फ्रेंस साथ में आ जाती है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जेल में रहेंगे, जब वो 74 में वापस आए तो इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने, मतलब इंदिरा गांधी और उन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फाइनली फिर शेख अब्दुल्ला जी पावर में आ जाते हैं एज आ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये प्रोविजन चेंज हो चुका था 65 में, अब वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बनेंगे, राइट। स्टार्टिंग में जब जेल गए थे तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब तो प्रोविजन बदल दिया गया है, राइट।
तो भाई अब शेख अब्दुल्ला जी आ गए हैं, तो शेख अब्दुल्ला जी कॉन्फ्रेंस को अकेला कर देंगे, अलग कर देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सिंगल हो गई और चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? शेख अब्दुल्ला जी, राइट। आई होप आपको मजे के साथ समझ भी आ रहा है। यही पॉइंट याद करने वाले होते हैं। 74 में जब अब्दुल्ला जी आए तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए, इंदिरा गांधी जी के बाद एग्रीमेंट साइन हो गया। शेख अब्दुल्ला जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब अच्छे फ्रेंड थे, और इंदिरा गांधी जी तो बेटी ही थी उनकी, उस टाइम पर कंट्री की प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा गांधी जी थी, राइट है। He revived the national conference which was elected with majority in the assembly election held in 1977. असेंबली के जो 77 में इलेक्शन हुए थे उसमें मेजोरिटी सिक्योर कर पाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, मेजोरिटी सिक्योर कर पाई थी, और मेजोरिटी सिक्योर करने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन थे? शेख अब्दुल्ला जी, राइट। शेख अब्दुल्ला डेड इन 82, इनकी डेथ कब हो गई? 1982 में। एंड द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंट टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, राइट। अब जब इनकी डेथ होती है तो इनके बेटे, मतलब जब जब इनकी डेथ होती है तो इनके बेटे को सीएम बना दिया जाता है, फारूक अब्दुल्ला जी को, राइट। तो पूरी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए भाई, इनकी डेथ कब हुई? 1982 में, राइट। उसके बाद इनके बेटे को, फारूक अब्दुल्ला जी को, सीएम बना दिया गया। इज दैट क्लियर? तो अब हम समझेंगे इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर में कब स्टार्ट हुई थी, राइट, और उसके बाद आफ्टर। So it was in this environment that the 1987 assembly election took place. तो भाई सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा 87 के इलेक्शन से, राइट, जम्मू कश्मीर का एनवायरनमेंट कैसा दिखा, राइट, और इसके बाद कौन जीता, कौन सीएम बना, पूरी सिचुएशन क्या हुई, राइट। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा 87 असेंबली इलेक्शन के बाद कैसा रहा था वहां का एनवायरनमेंट जम्मू एंड कश्मीर का, right? So the official result showed a massive victory of the National Conference Congress Alliance and Farooq Abdullah returned as chief minister, right? देखो हुआ ये कि 1987 के इलेक्शन के बाद फारूक अब्दुल्ला जी को दोबारा से सीएम बना दिया गया, राइट। जबकि जब शेख अब्दुल्ला जी की डेथ हुई थी 1982 में, तो उनके बाद मतलब इनको बनाया गया था सीएम, राइट, और सीएम बनने के ठीक बाद इनको डिसमिस कर दिया गया था गवर्नर के थ्रू, राइट। फिर वापस से जब इलेक्शन हुए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर अलायंस बना लिया, राइट। अब जब दोनों ने मिलकर अलायंस बनाया तो ये जीत गए 87 के इलेक्शन, राइट। फिर उसके बाद ये रिटर्न आ गए, मतलब रिटर्न एज चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी, राइट। अब जब ये सीएम बने तो कुछ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट मतलब अलग से पड़ा, कुछ कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अंडरमाइन देखी गई, मतलब ओवरऑल सिचुएशन वैसे तो हम समझेंगे ही, बट आपको ध्यान रखना है कि इनके सीएम बनने के बाद क्या क्या सिचुएशन कैसी देखी गई, राइट। So a popular resentment had already been brewing in the state against the inefficient administration since early 1980s. 1980s के स्टार्टिंग से ही हम कई चीज ऐसी देख रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अगेंस्ट दिखाई दे रही है, राइट। तो एक चीज तो हमने 80s के बाद देखी, सबसे पहले तो 82 में जब अब्दुल्ला जी की डेथ हुई तो उसके बाद जब ये सीएम बने फारूक अब्दुल्ला जी, राइट, इनको डिसमिस कर दिया गया, सिंपल। वहीं से मतलब एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी हम कह सकते हैं एक स्टार्ट हो गया, मतलब पूरी तरीके से। तो दिस वाज नाउ augmented by the commonly prevailing feeling that democratic process were being undermined by the state at the behest of the center, right। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि 80s के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस अंडरमाइन देखा गया, राइट। भाई बहुत से रीजन है उसके पीछे, सिंपल। भाई सबसे बड़ा रीजन ये कि इंसर्जेंसी राइज हो रही थी, राइट, राइज ऑफ इंसर्जेंसी, यहां पर मैं लिख देता हूं राइज ऑफ इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी को हम क्या कहते हैं? विद्रोह करना, विद्रोही विद्रोह कर रहे थे और कश्मीर के लोग ही थे, राइट, क्योंकि उनका मानना था कि कश्मीर को वो एज अ नेशन देखना चाहते हैं, राइट, कश्मीर को अलग देखना चाहते हैं, ना ही वो इंडिया में आना चाहते, ना ही वो पाकिस्तान में, राइट। तो कुल मिला के ये सारा प्रोसेस मतलब ओवरऑल वीक देखा गया, पॉलिटिकल क्राइसिस बनने लगा, राइज ऑफ इंसर्जेंसी देखी जाने लगी, राइट। बाय 1989 में द स्टेट हैड कम इन द ग्रिप ऑफ अ मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज्ड अराउंड द कॉज ऑफ सेपरेट कश्मीरी नेशन, राइट। भाई एक इंसर्जेंसी ये भी देखी गई
और मूवमेंट भी देखा गया, आंदोलन भी देखा गया सेपरेट कश्मीर नेशन करने का, राइट, कि भाई हम कश्मीर को सेपरेट नेशन करेंगे, सिंपल। द इंसर्जेंट, अब जो इंसर्जेंट थे, राइट, जो विद्रोही थे, मतलब विद्रोह जो कर रहे थे, गॉट मॉरल मटेरियल मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान इनको मतलब इंसर्जेंट को मॉरल सपोर्ट दे रहा था पूरा, चाहे वो रिसोर्सेज का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे मिलिट्री का हो, राइट। पाकिस्तान पूरा पुश कर रहा था भाई सभी इंसर्जेंट को कि आप अपना विद्रोह जारी रखो, राइट, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था भाई अगर कश्मीर हमारे पास नहीं तो किसी के पास नहीं, राइट, तो कश्मीर एक नेशन बन जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके बेस पर उन्होंने पूरा सपोर्ट करा बेसिकली कश्मीर को एंड इंसर्जेंट को, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि 87 इलेक्शन के बाद जब फारूक अब्दुल्ला जी सीएम की चेयर पर आते हैं, सीएम की पोस्ट पर आते हैं, तो क्या क्या एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट देखा गया, क्या चेंजेस देखे गए, एंड ओवरऑल टाइमलाइंस याद रखनी है आप सबने, बस सिंपल, राइट। अब देखो द पीरियड फ्रॉम 1990 से पीरियड की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ द इंसर्जेंट्स एंड थ्रू आर्मी एक्शन, राइट। 1990 से जम्मू एंड कश्मीर ने काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस एक्सपीरियंस कर लिया था, राइट, हिंसा, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस एक्सपीरियंस कर लिया था 1990 से, राइट, जम्मू एंड कश्मीर ने, सिंपल, इन दी हैंड्स ऑफ इंसर्जेंट या फिर थ्रू दी आर्मी एक्शन, आर्मी एक्शन के थ्रू भी, राइट, इंसर्जेंट्स के जरिए भी, सिंपल। फिर भाई इसके बाद जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं स्टेट के अंदर जम्मू कश्मीर में, were held only in 1996 in which the national conference led by Farooq Abdullah came to power with a demand for regional autonomy for Jammu and Kashmir, राइट। अब देखो जब नए इलेक्शन होते हैं 1996 में, तो इस इलेक्शन के बाद फारूक अब्दुल्ला जी डिमांड राइज कर देते हैं रीजनल ऑटोनॉमी को लेके कि भाई हम कश्मीर की अलग ऑटोनॉमी चाहते हैं इस तरीके से, राइट। वो सारा काम मतलब फारूक अब्दुल्ला जी जब भाई पावर में आए थे 1996 के इलेक्शन में, तब उन्होंने ये डिमांड राइज की थी, सिंपल। तो ये भी आपने याद रखना है। देखो भाई टाइमलाइन जम्मू एंड कश्मीर की अच्छे से याद करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, सिंपल। सो एट द एंड ऑफ इट्स टर्म्स, जब इनका टर्म एंड होता है तो इलेक्शन दोबारा होते हैं भाई 2002 में, दिखती बात है कि 96 के बाद दोबारा 2002 में होंगे, राइट। अब जब 2002 में इलेक्शन होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है यहाँ पर मेजोरिटी को विन करने में या मेजोरिटी को सिक्योर करने में, राइट, फेल हो जाती है भाई, एंड वाज रिप्लेस्ड बाय अ कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड कांग्रेस, राइट। अब क्या होता है कि 2002 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाती है और एक नई पार्टी इमर्ज होती है, दैट इज पीडीपी, राइट, पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये पीडीपी अलायंस बनाती है किसके साथ, कांग्रेस के साथ, राइट। धीरे बोलूंगा भाई, याद सुनाई तो दे रहा होगा सबको, बट ये ध्यान रखना आप 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाती और उसके बाद पीडीपी इमर्ज हो जाती है विद कांग्रेस, इज दैट क्लियर, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। अब हम 2002 के बाद की पॉलिटिक्स समझेंगे, 2002 एंड बियॉन्ड, यानी कि इसके बाद क्या क्या हुआ था, कौन था पावर में, सिंपल। तो भाई अब मुफ्ती मोहम्मद हेडेड, गवर्नमेंट के हेड कौन थे, मुफ्ती मोहम्मद, फॉर द फर्स्ट 3 years सक्सीडेड बाय गुलाम नबी आजाद ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। आईएनसी के मतलब ये लीडर थे और इनके थ्रू मुफ्ती मोहम्मद की सरकार मतलब चल रही थी, who could not complete his term, ये भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू प्रेसिडेंट रूल इन जुलाई 2008, क्यों, क्योंकि जुलाई 2008 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राइट। तो ये भी टाइमलाइन आपने याद रखनी है, ये भी अपना टर्म आगे वाला पूरा नहीं कर पाए, हालांकि अब गवर्नमेंट मुफ्ती मोहम्मद के हेडेड मतलब इनके उसमें चल रही थी, राइट। आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शन, अब क्या होता है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन की बारी आती है, राइट, तो उमर अब्दुल्ला इन 2009 विद अ कोलिजन गवर्नमेंट कंपोज्ड ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल कांग्रेस, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इज दैट क्लियर। अब यहां मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। देखो हुआ ये कि 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई थी,
कौन थे सीएम? फारूक अब्दुल्ला, राइट। अब जब 2002 में दोबारा इलेक्शन हुए तो ये हार गए। पीडीपी नई पार्टी इमर्ज हो गई, किसके साथ? कांग्रेस के साथ अलायंस बना लिया, राइट। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद की गवर्नमेंट आ गई, सिंपल। आगे चलते 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 2008 में प्रेसिडेंट रूल की वजह से इनका भी टर्म पूरा नहीं हो पाता है। अब जब इनका टर्म पूरा नहीं हो पाता तो अगले इलेक्शन की बारी आ जाती है। अब जब अगले इलेक्शन की बारी आती है तो जो कांग्रेस पीडीपी के साथ थी वो कांग्रेस अब दोबारा कॉन्फ्रेंस के साथ आ जाती है। कब? 2009 के इलेक्शन में। ये लाइन टू लाइन ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही आपने करनी है अच्छे से। अगर मेरी बात आपने अच्छे से सुनी है भाई, एक बार में आपको समझ आ गया हो कि उमर अब्दुल्ला के लीडरशिप के अंडर अब 2009 में जब इलेक्शन होते हैं तो कोलिजन गवर्नमेंट, एक अलायंस दोबारा कंपोज कर दिया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इज दैट क्लियर? राइट। मजे के साथ, मजा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है भाई, क्लियर है, राइट। अब हम 2014 में आ जाते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। तो द स्टेट वेंट इनटू अनदर इलेक्शन। अब क्या है कि दूसरा इलेक्शन की बारी आ गई, विच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन 25 इयर्स। 2014 के इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर के सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुए थे लास्ट 25 इयर्स में। पिछले 25 साल में भी इतने वोटर्स टर्नआउट नहीं हो पाए जितने 2014 के इलेक्शन में हुए थे। बिकॉज मोदी जी वेव, मोदी लहर, मोदी जी लहर, राइट। बीजेपी वेव, तगड़ी वेव चल रही थी भाई, बिल्कुल रियलिटी है, आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली अ कोलिजन गवर्नमेंट led by Mufti Mohammad Saeed of the PDP came into power with BJP as its partner, right? देखो भाई 2009 के इलेक्शन में कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीत गई, लेकिन 2014 के इलेक्शन में बीजेपी जीती थी। अब बीजेपी पीडीपी के साथ कोलिजन था, अलायंस था, राइट। 14 में कौन जीता? पीडीपी प्लस बीजेपी, दोनों ने मिलकर अलायंस बनाया और जीत गए। अब जीत गए तो कौन बना? मुफ्ती मोहम्मद सईद। इज दैट क्लियर? राइट। अब देखो ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ महबूबा मुफ्ती, अब भाई महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में, इनके टाइम में कुछ मेजर एक्ट ऑफ टेररिज्म, माउंटिंग एक्सटर्नल इंटरनल टेंशंस वर विटनेस। जब भाई महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप थी, इनके लीडरशिप के मतलब इनके टेन्योर में काफी चीजें फेस करी थी जम्मू एंड कश्मीर ने, काफी चीजें देखी। act of terrorism, mounting external internal tension were witnessed, right? The president's rule was imposed in June 2018 after BJP withdrew its support to the Mufti government, right? जब ये टेंशन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। अब बीजेपी अलग हो गई, राइट। अब सपोर्ट निकाल लिया, यहाँ प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया। कब? जून 2018 में, सिंपल। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को देखो भाई होता क्या है। अब क्या है कि अब पीडीपी, पीडीपी तो छोड़ दो, लेकिन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा आ गई। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस इसकी सरकार है, इनकी सरकार है, राइट। आई होप समझ आ गया और मजा भी आ गया, राइट। 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ? आर्टिकल 370 हटा दिया गया बाय द जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019 at the state was constituted into 2 union territory, example Jammu Kashmir and Ladakh, right? जब आर्टिकल 370 एबॉलिश होता है तो जम्मू कश्मीर कंप्राइजेस इन 2 यूनियन टेरिटरीज, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। बट आफ्टर एबॉलिशिंग द आर्टिकल 370 दैट इज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, राइट। आई होप समझ आ गया, राइट। अब देखो लास्ट पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर लिविंग एग्जांपल ऑफ प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया। इंडिया का बहुत लिविंग एग्जांपल है प्लूरल सोसाइटी का जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, राइट। नॉट ओनली आर देयर डाइवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड, भाई देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, राइट, चाहे रिलीजियसली हो, कल्चरली हो, लिंग्विस्टिक हो, एथनिक हो, ट्राइबल, but there are also divergent political developmental aspiration which have been sought to be achieved by the latest act। भाई यहाँ डाइवर्सिटी इश्यूज खाली ही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, बहुत सी एस्पिरेशन है, राइट। तो कहने का मतलब ये है जब से आर्टिकल हटा है तब से अभी भी देखो भाई, अब आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, बट 100% जब तक हमारे पास नहीं आएगा हम कैसे, राइट।
आई होप आपको जम्मू एंड कश्मीर बढ़िया से समझ में आ गया, राइट। रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आ गई, एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट भी अच्छे से समझ आ गया, पॉलिटिक्स सिंस 1948, इंसर्जेंसी एंड बियॉन्ड, राइट। समझ आ गया भाई, 2002 के बाद भी, इंसर्जेंसी भी, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, राइट। अब हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल एस्पिरेशन का, दैट इज पंजाब। जम्मू एंड कश्मीर आपने समझ लिया, अब पंजाब को क्लियर करेंगे, राइट। पंजाब भाई अब समझना ध्यान से, द डिकेड ऑफ 1980s, 1980s के डिकेड में, पूरे 10 साल में, राइट, ऑल्सो विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत से मेजर डेवलपमेंट हुए थे, राइट। पंजाब में बहुत से मेजर डेवलपमेंट हुए थे 1980s के टाइम पे। द सोशल कंपोजिशन ऑफ द स्टेट, भाई सोशल कंपोजिशन पूरे पंजाब स्टेट में चेंज फर्स्ट विद पार्टीशन एंड लेटर ऑन आफ्टर द कमिंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, राइट। सोशल कंपोजिशन में चेंजेस क्या हुआ था, एक तो भाई पार्टीशन के बाद, राइट। पार्टीशन के बाद क्या हुआ भाई, देख सकते हो पार्टीशन के बाद, देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब से सेपरेट हो गया, राइट। स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। अब याद करो, रिकॉल करो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस फर्स्ट 3 चैलेंजेस। फर्स्ट चैलेंजेस टू शेप द नेशन, जिसके तीनों पार्ट आपको याद होने चाहिए, पार्टीशन, इंटीग्रेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। मत भूलना, मत भूलना, इसीलिए कहता हूं पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, इंडियन पॉलिटिक्स से प्यार करो, राइट। अब देखो भाई, ये था मेजर पॉलिटिकल चेंजेस, वाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर हम पूरे कंट्री की बात करें, was reorganized on linguistic lines in 1950s। 1950s के टाइम पे लिंग्विस्टिक लाइंस के बेस पर सारे स्टेट रिऑर्गेनाइज, मतलब जो थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो कर दिए गए थे, राइट। पंजाब हैड टू वेट टिल 66, जबकि पंजाब को 1966 तक वेट करना पड़ा था, राइट। अब देखो, फॉर द क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, भाई देखो पंजाब कब स्टेट बना, 1966 में। ये एक नंबर में आ सकता है, देखो मैप भी आ सकता है, 1966 में पंजाब की क्रिएशन हुई, जबकि 1950 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, राइट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, राइट। अब देखो, द अकाली दल विच वाज फॉर्म्ड इन 1920, अकाली दल पार्टी कब फॉर्म्ड होती है, 1920 में, एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिक्स हैड लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पंजाबी सूबा। जब अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी 1920 में फॉर्म्ड होती है और जब रूल में आती है पंजाब में, तो ये अपने पंजाबी सूबा की क्रिएशन की डिमांड राइज करती है। सिख कम्युनिटी की अलग पार्टी, अलग पंजाबी सूबा बनेगा, उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सब मूवमेंट क्रिएट करती है, राइट। द सिख वर नाउ अ मेजॉरिटी इन दी ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब, और पंजाब में जो मेजॉरिटी में थे वो सिख भाई कम्युनिटी के लोग, तो वो डिमांड राइज कर रहे थे कि नहीं भाई हम पंजाबी सूबा अलग क्रिएट करना चाहते हैं। मूवमेंट भी काफी क्रिएट किया था, सिंपल। तो सबसे पहले पंजाब की इंफॉर्मेशन ओए होए 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 ये क्लियर होनी चाहिए बढ़िया से, राइट। अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को समझते हैं, पंजाब का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, राइट। ध्यान देंगे सभी, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राइट, द अकालीज केम टू पावर इन 67 एंड देन इन 1977, राइट। कब पावर में आई थी अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी, ईयर मार्क कर लेना, राइट। द अकालीज डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज देयर पॉलिटिकल पोजीशन रिमेन्ड प्रिकेरियस। अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना था कि रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज होनी चाहिए। एक तो इनकी डिमांड थी फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा, राइट। दूसरा ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशन अलग से, मतलब ये डिमांड ही राइज कर रहे थे कि इन्हीं का बोला बाला हो, इन्हीं की डोमिनेंस हो, इस टाइप से, राइट। फर्स्टली, अब ध्यान देना, पहली चीज, देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म्स। सबसे पहले तो इनकी जो गवर्नमेंट थी, जो 1966 में आई थी, उसके आने के बाद मिड टर्म में ही इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया सेंटर के थ्रू, राइट। सेकेंडली, फर्स्टली क्लियर है, ध्यान से ध्यान दो। सेकेंडली, दे डिड नॉट Secondly, they did not enjoy strong support among the Hindus. Strong support enjoy नहीं कर पाए
सभी हिंदूज के बीच, राइट। थर्डली, द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटी, जितनी भी ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज थी, ऑल्सो सिख कम्युनिटी थी, वॉज इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड, इंटरनली काफी अलग थी, राइट, ऑन कास्ट एंड क्लास एंड लाइन्स, जो भी कास्ट एंड क्लास लाइन्स है, इंटरनली सिख कम्युनिटी डिफ्रेंशिएटेड थी, अलग थी, गाइस ये याद रखो, सिंपल। द कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट अमंग द दलित, कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट मिल गया दलित से, राइट, वेदर हिंदू और सिक्स देन दी अकाली, मतलब कि अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी जो कि 66 में आई थी, उसके बाद मिड वे में ही डिसमिस हो गई थी। स्टिल फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, आई होप मजे के साथ भाई अच्छे से समझ भी आ रहा है और अच्छे से समझो, राइट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो कहीं भी पेन रुकना नहीं चाहिए भाई, राइट। अब देखो, इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में दैट ड्यूरिंग दी 1970 द सेक्शन ऑफ अकालीज बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन, राइट, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड राइज करने लगे अकाली दल पॉलिटिकल पार्टीज के सारे लोग, राइट। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन अ रेजोल्यूशन पास्ड एट देयर कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इन 1973, राइट। अब इन्होंने एक डिमांड राइज करी, अब यहां पे आप देखो, डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन अ रेजोल्यूशन, और ये चीज जो रेजोल्यूशन पास हुआ था ना, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, राइट, 1973 में, वो चीज उसमें रिफ्लेक्ट हुई थी, क्या चीज, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, राइट। अब द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री, और ये मतलब रेजोल्यूशन ये चाहता था सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप दोबारा से रीडिफाइन होने चाहिए, दोबारा से रीडिफाइन होने चाहिए। देखो यहाँ पर एक्शन किसका, एक्शन सिख कम्युनिटी का, अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी का एक्शन दिखाई दे रहा था कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की वो डिमांड राइज कर रहे हैं, राइट। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर रीजनल ऑटोनॉमी एंड ये चाहते थे कि सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप दोबारा से कंट्री के अंदर रीडिफाइन होने चाहिए। And the resolution also spoke, ये resolution also spoke of the aspiration of the Sikh, इसको भी कहता था ना, सिख की जो डिमांड थी उसके बारे में भी ये रेजोल्यूशन के अंदर बोला जाता था, कम्युनिटी और नेशन, एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल्स एज अटेनिंग द बोलावाला डोमिनेंस और हेजिमनी ऑफ द सिख, इस रेजोल्यूशन के अंदर ये भी था, राइट। अब देखो अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी यही काम कर रही थी, पहले ही इंफॉर्मेशन ऑफ भाई पंजाबी सूबा की बात हो गई, सिंपल अभी हमने देखा, बट आपने ध्यान रखना है ये छोटी छोटी की टर्म्स अच्छे से याद करना गाइस, इस रेजोल्यूशन में इनकी भी डिमांड को लेके काफी वो चीज रखी गई थी, राइट, और ऑल्सो ये चीज भाई सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप रीडिफाइन होने चाहिए। अब फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, आफ्टर दी अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड, भाई दोबारा से अकाली गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई 1980 में, द अकाली दल लॉन्च अ मूवमेंट, अब अकाली दल ने मूवमेंट लॉन्च कर दिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, भाई वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, राइट, जो डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट, मुद्दा मिल गया उन्हें, एजेंडा मिल गया उन्हें, जो वाटर शेयरिंग बाय हो रही थी नेबरिंग स्टेट के साथ, उस मुद्दे पे इन्होंने लॉन्च कर दिया मूवमेंट, एक्शन ऑफ द रिलीजियस लीडर, जो भी धर्म के लीडर्स से रिलीजियस लीडर्स, रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी ऑटोनोमस को लेके उन्होंने क्वेश्चन रेज करने स्टार्ट कर दिए, राइट, क्वेश्चन रेज करने स्टार्ट कर दिए, राइट, लीडर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी, इज दैट क्लियर, राइट। ये हमारा पूरा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट था, राइट, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए पंजाब का, सिंपल। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, साइकिल ऑफ वायलेंस, साइकिल ऑफ वायलेंस भी देखी गई, हिंसा मतलब पूरे पंजाब में, पंजाब क्राइसिस, राइट, दीस मिलिटेंट्स, अब देखो कुछ मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल में एंटर कर गए थे, राइट, अब देखो दीस मिलिटेंट मेड देयर हेडक्वार्टर्स इनसाइड द सिख होली श्राइन गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर एंड टर्न्ड इट्स इनटू एन आर्म्ड फोर्ट्रेस, राइट। हुआ ये कि भाई कुछ मिलिटेंट एंटर कर गए गोल्डन टेम्पल में, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करेंगी, उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी, भाई किसी स्टेट में अगर किसी धार्मिक स्थल पर या कोई कहीं पर मिलिटेंट एंटर कर जाएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, राइट, कि भाई मिलिट्री एक्शन रिस्पॉन्ड करे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, राइट, ये लॉन्च करे ताकि उन मिलिटेंट से ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ पाए,
राइट। कई आम लोगों को भाई काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, कई लोगों की जाने जा सकती है, तो ये एक्शन था सिंपल। फिर फाइनली जून 84 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशन भी कहते हैं इसको। इसका कोड नेम फॉर आर्मी एक्शन, कोड नेम आर्मी एक्शन इन दी गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी एक्शन था इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का कोड नेम, राइट। और भाई ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई भाई, राइट। क्या कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिख्स इन इंडिया had observed saw the military operations as an attack on their faith and this gave further impetus to militant and extremist group। एक भारी मात्रा में कई सिख कम्युनिटी को ये लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली इंदिरा गांधी जी ने, हमारी सिख आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश करी, राइट। और भाई काफी डैमेज करने की कोशिश करी, हमारे रिलीजियस फेथ के साथ खिलवाड़ करा, राइट। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, इनको असैसिनेट कर दिया गया क्योंकि इनके जो बॉडीगार्ड थे, क्या करें, वो भी सिख ही थे, राइट। वॉज असैसिनेटेड 31 अक्टूबर 1984। डेट याद रखना अलग से ही। आउटसाइड हर रेजिडेंस बाय हर बॉडीगार्ड्स, बोथ द assassins were Sikhs and wanted to take revenge for Operation Blue Star, राइट। अब क्या है कि उनको ये लगा कि इंदिरा गांधी जी ने हमारे मतलब सेंटिमेंट हर्ट करे, क्योंकि गलती से किसी मिलिट्री एक्शन के थ्रू भाई कहां पर अटैक हो जाए, कहां बिल्डिंग कोई डैमेज हो जाए, ये तो पता नहीं है ना। लोगों को सेफ रखना है, सिंपल, नहीं तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता, राइट। अब यहां पर उन्हें पता चला तो भाई उल्टा इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया, सिंपल। इस दिन उनकी डेथ हुई थी, आप ध्यान रखना है, राइट। साइकिल ऑफ वायलेंस का ही पार्ट है, राइट। द वायलेंस अगेंस्ट द सिक्स कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। ये हिंसा लगभग वीक तक चली। मोर देन 2006 वर किल्ड, लगभग 2006 मर गए थे इन द नेशनल कैपिटल, जो दिल्ली के अंदर एरिया है। द एरिया वर्स अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस, और भी जगह जहां जाते हैं वहां पर भी हिंसा हो रही थी, और लगभग ये डेटा था अप्रॉक्स 2006 वर किल्ड, राइट। इज दैट क्लियर? तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। बाकी 100 of Sikhs were killed in other parts of the country, भाई 1000 of killed national capital, the area was affected by this violence। 100 of Sikhs were killed in other parts of the country, 100 के करीब और भी जगह जहाँ सिख थे वो भी मतलब बेचारे मार दिए गए थे, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो, छाछ, ये एरिया है, राइट। मैनी सिख फैमिलीज लॉस देयर मेल मेंबर, कई सिख फैमिली ने अपना मेंबर, जो मेल मेंबर था, वो लॉस कर दिया था। एंड दस सफर्ड ग्रेट इमोशनल हैवी फाइनेंशियल लॉस, कईयों को फाइनेंशियली लॉस भी बहुत सारा हुआ था, राइट। इकोनॉमिकली लॉस, नुकसान। 20 ईयर्स लेटर, 20 साल के बाद, स्पीकिंग इन दी पार्लियामेंट 2005, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर दिस किलिंग्स एंड अपोलोजाइज टू द नेशन फॉर द एंटी सिख वायलेंस, राइट। मनमोहन सिंह जी ने ये मतलब रखा था, ये बात रखी थी पार्लियामेंट के अंदर, जो एंटी सिख वायलेंस हुई थी ना भाई सिख के खिलाफ, राइट। इस चीज पर उन्होंने मतलब डिबेट्स करी थी पार्लियामेंट के अंदर। साइकिल ऑफ वायलेंस ये था भाई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट एंटर हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, आर्मी एक्शन, राइट, ताकि लोगों को सेफ रखा जाए। अब उसमें ये तो पता नहीं था कि यार गलती से गोल्डन टेम्पल पर अटैक हो जाएगा, कोई चीज डैमेज हो जाएगी, कोई बिल्डिंग। और अल्टीमेटली इनके इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर जी के जो बॉडीगार्ड थे वो भी सिख थे, भाई मार दिया गया। इस तरीके से ये सारी चीज थी, राइट। अब हम भाई रोड टू पीस समझेंगे। पंजाब अकॉर्ड भी हम इस टॉपिक को कहते हैं बेसिकली। पंजाब अकॉर्ड या लॉन्गवेल अकॉर्ड या राजीव गांधी लॉन्गवेल अकॉर्ड, कुछ भी करके क्वेश्चन आए सबका आंसर सेम होगा, राइट। रोड टू पीस, वही पीस स्टैब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट, राइट। द इलेक्शन इन 1984 के इलेक्शन के अंदर न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड डायलॉग विद मॉडरेट अकाली लीडर्स। इन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट करी, अकॉर्ड साइन करने की, कि हमें पीस अकॉर्ड साइन करना पड़ेगा, शांति स्थापित करनी पड़ेगी। अब जो हुआ सो हुआ। इन जुलाई 85 में ही रिच एंड एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लॉन्गवेल, राइट। हरचंद सिंह लॉन्गवेल फुल नेम था, देन दी प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। ये अकाली दल जी के मतलब अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी के ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे। दिस एग्रीमेंट नोन एज द राजीव गांधी लॉन्गवेल अकॉर्ड या फिर पंजाब अकॉर्ड was a setup towards bringing normally to पंजाब, राइट, नॉर्मल की, सिंपल। ये एग्रीमेंट किस चीज पे डील करता था, ताकि पंजाब में सिचुएशन
पीस स्टेब्लिश हो सके, सिचुएशन नॉर्मल हो सके, राइट। और ये एग्रीमेंट हरचंद सिंह लोंगवल जो कि अकाली दल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, दोनों ने मिलकर किया। सिचुएशन को नॉर्मल भी करना है, और भी बहुत सी चीजें थी इसमें, जो जो प्रॉब्लम थी उस पर रिजॉल्व किया गया वो प्रॉब्लम, जैसे इट वाज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया। सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था वो भी रिजॉल्व कर दिया गया। ट्राइब्यूनल वुड बी सेटअप टू डिसाइड दिस शेयरिंग ऑफ रवि ब्यास रिवर वाटर अमंग पंजाब हरियाणा राजस्थान। वाटर शेयरिंग को लेकर जो डिस्प्यूट था वो भी रिजॉल्व कर दिया गया इस अकॉर्ड के मतलब उसमें, राइट। द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यू नियरली फॉर अ डिकेड, लेकिन साइकिल ऑफ वायलेंस लगभग 10 साल तक तो देखी गई। 10 साल, डिकेड मतलब 10 years। militancy and counter insurgency violence led to excesses by the police and violation of human rights। politically it led to fragmentation of the अकाली दल। अब आप समझो भाई, एकदम से तो शांति आ नहीं पाएगी, पीस, राइट। कुछ टाइम तक तो हिंसा चली थी, राइट। कई ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हुए थे, कई लोग लगे भी थे भाई, हर प्रशासन पूरा लगा हुआ था कि जल्द से जल्द पीस को स्टैब्लिश किया जाए। बट वो कुछ टाइम तक तो कहते हैं ना, पॉलिटिकली लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ दी अकाली दल, कुछ फ्रेगमेंटेशन रहेगा ना, राइट, सिंपल। इट वाज नॉट इजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस, इजी नहीं था कि सारा पॉलिटिकल प्रोसेस जल्दी रिस्टोर कर लेना इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस, क्योंकि भाई हिंसा तगड़ी हुई है। एक तो इस टाइम पे इमरजेंसी भी लगी थी, राइट। 1984 के टाइम पे जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, अब हम लोग तो उस टाइम पे थे नहीं, लेकिन हमारे फादर्स बताते हैं, राइट, भाई हमारे फादर बताते हैं कि यार बहुत तगड़ा हिंसा, बहुत तगड़ी हिंसा हुई थी। When elections were held in Punjab in 1992, तो 92 में जब इलेक्शन हुए तो only 24% of the electors turned out to vote। 24% of the electors turned out to vote, right। वोट से आउट हो गए थे, टर्न आउट हो गए थे, बाप रे, ओनली 24%। वाओ, तो ये डेटा याद रखना आप, राइट। सो मिलिटेंसी वाज इवेंचुअली एरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। अब देखो पता है क्या है भाई, एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी वायलेंस हुई है तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट। क्या लिखा है यहाँ पर, मिलिटेंसी वाज इवेंचुअली एरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। जो भी मिलिटेंसी या फिर जो भी आतंकवाद या फिर जो भी आए थे, धीरे धीरे एडिकेट होते रहे, राइट। बट द लॉसेस इंक्यूर्ड बाय द पीपल ऑफ पंजाब, सिख्स एंड हिंदूज, राइट। काफी नुकसान हुआ था इन सब का पंजाब में, मतलब कह सकते हैं सिख का, हिंदूज लाइक वर अनर्मस, इनका बहुत लॉस हुआ था वायलेंस से, राइट। बेशक धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो ही जाएगी, राइट, बट ये है कि भाई जो नुकसान हुआ है सो वो तो हुआ है। अब किसी इंसान की जान गई है वो नहीं वापस आ सकती, राइट। फाइनेंशियल जो भी नुकसान हुआ है उसको तो गवर्नमेंट ने वैसे ही बोल दिया, रोड टू पीस एग्रीमेंट में कॉम्पनसेशन दे देंगे, राइट। तो पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडल ऑफ 1990s। दोबारा से शांति पंजाब में कब आई, 1990s के मिडल में, सिंपल। ये ध्यान रखना, टाइम लग गया, राइट, टाइम तो लगता ही है, सिंपल। पंजाब अकॉर्ड में एक ये भी था कि हाँ, ये बोला था कि हम कॉम्पनसेशन देंगे जिन जिन फैमिली का लॉस हुआ है, एंड जो भी चीज है क्लेम देंगे, राइट। द अलायंस ऑफ अकाली दल, बादल जिसे कहते हैं, एंड द बीजेपी स्कोर्ड अ मेजर विक्ट्री इन 1997 इन द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन इन द स्टेट इन द पोस्ट मिलिटेंसी एरा, राइट। पूरे मिलिटेंसी एरा के बाद पहली बार अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी और हम ये कह सकते हैं बीजेपी ने मिलकर बिग स्कोर किया था, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, राइट। द स्टेट इज वंस अगेन प्रीऑक्यूपाइड विद क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। लेकिन पंजाब में ये मुद्दा वहीं का वहीं था जो मतलब पहले से है, राइट। तो इस पर क्वेश्चन तो उठेंगे ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, कैसे आगे सक्सेशन होगी, ये सब कुछ। बाकी ठीक है, वायलेंस के मतलब इन इतने सालों के बाद धीरे धीरे पीस मिडल ऑफ 1990s में आ गई और बिग विक्ट्री अचीव करी बीजेपी ने और अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी ने, राइट। इज दैट क्लियर, राइट। अब देखो भाई, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। यहाँ पर रीजन्स भी कर लेना, राइट। नॉर्थ ईस्ट रीजन के हम कन्फ्लिक्ट को समझेंगे अच्छे से। यहाँ क्या एस्पिरेशंस थी, राइट। द रीजन इज ओनली 4% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। 100% पॉपुलेशन में 4% पॉपुलेशन इन रीजन में लोग रहते हैं।
एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, बट अबाउट ट्वाइस एज मच शेयर ऑफ इट्स एरिया। ये एरिया शेयर करते हैं और कई इनकी ऐसी बाउंड्रीज है जो बाहर की कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आ स्मॉल कॉरिडोर कितने किलोमीटर का, 22 किलोमीटर, कनेक्ट द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इनका छोटा कॉरिडोर पूरे कंट्री से मतलब किसी किसी रीजन से कनेक्ट करता है। अदरवाइज द रीजन शेयर्ड बाउंड्रीज, नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, एंड सर्व एज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब पता होना चाहिए कि 22 किलोमीटर का कॉरिडोर कनेक्ट करता है राइट द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री बेसिकली। और जो बाहर की कंट्रीज हैं मतलब इनकी इन रीजन की बाउंड्रीज इन कंट्रीज के साथ शेयर करती हैं, सिंपल। तो ये तो बात हो गई इसकी। द रीजन हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947 लाइक एज फॉलोज। अब भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी चीजें चेंज हुई है राइट। कौन कौन सी चीज, एक तो त्रिपुरा मणिपुरा खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर एर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट व्हिच मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट। सबसे पहले ये जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट चैलेंज तो था लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्रीमेंट इन सब ने साइन कर लिया था राइट। इंडिया में मर्ज हो गए थे। एक तो चेंज ये था राइट नॉर्थ ईस्ट रीजन का। पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 63। नागालैंड स्टेट कब बना, 63 में। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 72, while मिजोरम अरुणाचल प्रदेश became separate state only in 1987। मैप क्वेश्चन आने के चांसेस है, ध्यान रखना गाइस राइट। अच्छे से याद रखना कौन सा स्टेट कब क्रिएट हुआ था, सिंपल। ये चेंज था नॉर्थ ईस्ट रीजन का। मोस्ट स्टेट इन दिस रीजन मतलब मोस्टली इस रीजन के स्टेट्स अंडरवेंट मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस। वो चाहते थे कि डेमोग्राफिक बदलाव हो ड्यू टू इन्फ्लुक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एंड कंट्री। क्योंकि कई बाहर के लोग आए थे ना, रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे राइट। कई लीगल इमिग्रेशन भी देखी गई थी, लीगल माइग्रेशन राइट। तो था इसमें मोस्ट स्टेट्स इस रीजन के ऐसे, जैसे असम में कई सारे आ गए थे ईस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी। असम पहले 5 रीजन्स में डिवाइडेड था, धीरे धीरे रीजन्स कब आउट होकर स्टेट बनने लगी राइट, अभी हम समझेंगे। बट सबसे पहले इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये चेंजेस आए राइट। अब हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड अराइज करने लगी राइट। पॉलिटिकल इश्यू अराइज होने लगा। तो हम एक एक करके समझेंगे एक एक टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी असम स्टेट के पर्सपेक्टिव से। रीजन रीजन बोलेंगे मूवमेंट फॉर सक्सेशन सेक्शनिस्ट मूवमेंट राइट। अपोजिशन टू आउटसाइडर, मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर राइट। 3 पॉलिटिकल इश्यूज देखे गए। अब वन बाय वन हम समझेंगे डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी से। तो द स्टेट ऑफ असम, असम के पर्सपेक्टिव से डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज व्हेन द नॉन असमीज फेल्ट दैट द असम गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग असमीज लैंग्वेज ऑन देम राइट। देखो नॉन असमीज लोगों को ये चीज फील हुई कि असम गवर्नमेंट अपनी ही लैंग्वेज को इंपोज कर रही है राइट। तो उन्होंने डिमांड राइज करनी स्टार्ट कर दी, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। देयर वर अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट रिवॉल्ट्स थ्रू आउट द स्टेट राइट। तो भाई हर मतलब रीजन को एक टाइम तक रख लो अंडर, बट हाँ स्टेट का स्टेटस तो किसी टाइम पे चाहिए ना। जबकि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर वो रीजन है तो, क्योंकि हमारे कंट्री में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक कल्चर के बेस पर किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने प्रोटेस्ट कर दिया कि आपको अपना स्टेट चाहिए भाई स्टेट बना दो, नहीं राइट। So leaders of the major tribal communities wanted to separate from Assam। तो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ट्राइबल एरिया थे, लीडर्स थे, वो असम से सेपरेट होना चाहते थे राइट, एक्सेप्ट मणिपुरा त्रिपुरा, इनको छोड़ दो तो राइट। अब देखो भाई दे फॉर्म्ड द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, भाई ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन फॉर्म कर लिया विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। बाद में यही मतलब यूनियन, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इसके नाम से रीनेम हो गया 1960 में राइट। दे डिमांडेड अ ट्राइबल स्टेट टू बी कब्ड आउट ऑफ असम, ये चाहते थे कि ट्राइबल स्टेट कब्ड आउट हो जाए असम से राइट। फाइनली इंस्टेड ऑफ वन ट्राइबल स्टेट सेवरल स्टेट गॉट कब्ड आउट ऑफ असम। फाइनली भाई अरुणाचल प्रदेश और जो भी
ट्राइबल स्टेट था उसे कब्ड आउट कर दिया गया असम से और एक स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, राइट। हिंसा बढ़ती जा रही थी, बहुत सी चीजें थी, मिजोरम नागालैंड ये सब भी असम के अंडर थे, लेकिन मिजोरम नागालैंड ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी किया था, मतलब कंट्री बनाना चाह रहे थे वो, अभी हम समझेंगे सेक्शनिस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी, राइट। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज कंप्लीटेड बाय 1972। 1972 में नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट तो हो गया था, राइट। बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड, ऑटोनॉमी की डिमांड एंड नहीं हुई थी इन रीजन से, भाई कंप्लीट तो हो गया रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, लेकिन ऑटोनॉमी की डिमांड अभी भी एंड नहीं हुई थी, राइट। अब असम के अंदर फॉर एग्जांपल कम्युनिटी सी बोडोस, कार्बीज, दिमासास ये चाहते थे कि इनको भी सेपरेट स्टेट बनाया जाए। अब ऐसे अगर हर एथनिक ग्रुप के बेस पर वो डिमांड करेंगे कि उन्हें सेपरेट स्टेट बनाया जाए तो यार ऐसे तो बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे, राइट। देखो भाई लिंग्विस्टिक कल्चर के बेस पर ही स्टेट क्रिएट किया जाता है, अदरवाइज नहीं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की अपनी लैंग्वेज नहीं है, कोई मतलब कौन सी भाषा है हमारी, यूनियन टेरिटरी है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम नॉर्थ इंडिया के भीतर की बात करें तो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट जरूर हो गया था 72 में, बट अभी भी डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी की डिमांड को लेके था, मतलब मुद्दे थे, जैसे कि ये तीनों कम्युनिटी के लोग भी सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, राइट। Therefore, some other provision of our federal setup were used to satisfy their autonomy demand while remaining in Assam. हाँ कुछ स्टेटस तो दिया गया इन्हें, लेकिन असम के अंदर ही, राइट, असम में ही। खारबीज दिमासास हैव बीन ग्रांटेड ऑटोनॉमी, खारबीज कम्युनिटी को, दिमासास कम्युनिटी को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी गई अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, while बोडोज were recently grant autonomous council। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट। इनको भी असम के अंदर ही कुछ मतलब दिया गया, कुछ पोजीशन दी गई, अंडर में रखा गया। कई बार आ जाता है कि ये कम्युनिटी कौन से स्टेट की है, बोडोस, दिमासास, ये सब, कार्बीज, असम। आंसर क्या है, असम। चार ऑप्शन आएंगे तो असम करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना, राइट। तो डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी क्लियर है। अब हम सेक्शनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं जिसमें मिजोरम और नागालैंड दोनों के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे, राइट। सबसे पहले द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी आर अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी प्रोविजन द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी आर अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोविजन है, मतलब एक अधिकार भी है। बट द डिफिकल्टीज अराइज व्हेन स्टेट स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री। डिफिकल्टीज कहां से अराइज होती है, जब कोई स्टेट अपनी कंट्री बनाने की डिमांड अराइज करता है कि मुझे तो भाई स्टेट नहीं कंट्री बनानी है, राइट। जैसा कि मिजोरम नागालैंड ने किया, डिमांड करो, एस्पिरेशन होने चाहिए, आउटसाइड दी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट है रीजनल एस्पिरेशन, राइट। बट बाहर जाने का, नेशन बनाने का, ये कहाँ का न्याय है, राइट। देयर वर सेक्शनिस्ट मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड। यही किया, आसाम के अंडर आते थे जब तक ये, राइट। अब इन्होंने बाद में भाई प्रोटेस्ट हुआ, रियॉट्स क्रिएट हुआ, यहाँ पे अलग अलग लीडर्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हम तो सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, राइट। अब आइए सबसे पहले समझते हैं मिजोरम की स्टोरी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, मीजो यहाँ की कम्युनिटी थी, मीजो हिल्स एरिया वाज मेड एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट विद इन असम, राइट। तो सम मीजोस बिलीव दैट दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कुछ मीजोस ये कहते थे कि भाई हम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे ही नहीं, तो हम इंडिया के साथ इंटीग्रेट क्यों हो, राइट। एंड देयरफॉर डिड नॉट बिलोंग टू द इंडियन यूनियन, बिलोंग ही नहीं करते। But the movement for secession gained popular support after the Assam government failed to respond adequately to the Great Famine of 1959 in Mizo Hills। हुआ ये कि 1959 में मिजोरम मिजो हिल्स में ग्रेट फेमाइन आई और इस टाइम पर ये असम का पार्ट थे, इसलिए असम गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाई, फेल रही मिजो हिल्स के अंदर रिस्पॉन्ड करने में। भाई ग्रेट फेमाइन आई थी तगड़े लेवल पे, भुखमरी, राइट। तो द मीजोस एंगर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट। इन्होंने MNF इसकी फॉर्मेशन कर ली अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल देंगा। ये आ जाता है क्वेश्चन,
लाल देंगा की लीडरशिप के अंडर एमएनएफ की क्रिएशन कर ली, राइट। 59 में ग्रेट फेमाइन आई थी, असम गवर्नमेंट फेल्ड रही थी उन्हें रिस्पॉन्ड करने में, इज दैट क्लियर, राइट। अब 1966 में क्या होता है, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट स्टार्ट करता है आर्म्ड कैंपेन, किस चीज को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके, आजादी चाहिए आजादी चाहिए, राइट। दस स्टार्टेड अ 2 डिकेड, लगभग 20 साल तक चलता है लॉन्ग बैटल मिजो इंसर्जेंट और इंडियन आर्मी के बीच, राइट। द एमएनएफ फॉट अ गोरिल्ला वॉर, गोरिल्ला वॉर भी होता है, गॉट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट करती है, राइट। एंड सिक्योर्ड शेल्टर इन दी देन ईस्ट पाकिस्तानी, राइट। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे, बांग्लादेश तो था नहीं क्योंकि 71 तक तो पाकिस्तान दो टेरिटरी में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा खासा आसाम को, मतलब इनको ये नहीं कहूंगा 60 के बाद ये सेपरेट हो गए भाई, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सेक्शनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो मिजो हिल्स में तो प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और एमएनएफ ने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट, राइट। किस चीज को लेके भाई, फॉर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान से इन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिला, बट भाई विद टाइम चीजें इंप्रूव हुई, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, अब आना तो पड़ेगा ही इंडिया के पास, ऐसे कैसे जाने दे, राइट। तो लाल देंगा केम बैक फ्रॉम एग्जाइल इन पाकिस्तान, राइट। जब पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान से सपोर्ट हटा लिया एंड स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दिया, समझौता। राजीव गांधी स्टीयर्ड दिस नेगोशिएशन टू अ पॉजिटिव कंक्लूजन, एग्रीमेंट साइन कर लिया अब राजीव गांधी जी इनके साथ, राइट। 86 में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, इंडिया और ये इंडिया और ना बोल के राजीव गांधी जी जो कंट्री के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, लाल देंगा जी जो एमएनएफ के लीडर थे, राइट। इन दोनों ने मिलकर एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, फाइनली फिर हमारा मिजोरम हमारे पास आ गया, इज दैट क्लियर। पहले जितना मर्जी चिल्लाते रहे, प्रोटेस्ट जितना मर्जी करते रहे, फाइनली तो पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ा ना, राइट। तो मिजोरम जो मर्जी चिल्ला रहा था लेकिन आ गया। नागालैंड की सिचुएशन सिमिलर थी, लीडरशिप अलग थी। स्टोरी ऑफ नागालैंड सिमिलर टू मिजोरम, राइट, except that it started much earlier and has not yet had such a happy ending, led by Angami Zafu Fizo। अब यहाँ के लीडर्स अलग है, राइट। लीडर याद रखना भाई, कौन सा लीडर किससे था, कौन से रीजन से। अ सेक्शन ऑफ नागाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, नागाज के मतलब जितने लोग थे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 51। ये कब तक चलेगा यार, राइट। ये भी वही कह रहे थे हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, बात वही आ गई ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है, क्या, रीजनल एस्पिरेशन, राइट, या फिर डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, कुछ भी कह सकते हो। तो फीजो टर्न डाउन मैनी ऑफर्स ऑफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, अब धीरे धीरे ये भी नेगोशिएट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, अकॉर्ड साइन करते हैं। द नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च एंड आर्म स्ट्रगल फॉर सोवरेनिटी ऑफ नागा, इन्होंने इन्होंने भी आर्म स्ट्रगल लॉन्च किया था अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी नागाज कम्युनिटी की सोवरेनिटी के लिए भी इन्होंने आर्म स्ट्रगल लॉन्च किया था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ वायलेंट इंसर्जेंसी, थोड़ा विद्रोह जब हुआ, जब वायलेंस एक्टिविटी हुई, तो उसके कुछ समय बाद सेक्शन ऑफ नागास इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई इन्हें भी आना पड़ा, राइट। बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर रेबल्स, राइट, एक्सेप्टेबल नहीं था अदर रेबल्स के। बट द प्रॉब्लम इन नागालैंड स्टिल अवेट्स अ फाइनल रेजोल्यूशन, जब तक फाइनल रेजोल्यूशन नहीं आता, जब तक फाइनल रेजोल्यूशन नहीं आता तब तक वेट करेंगे, राइट। एग्रीमेंट तो साइन कर लिया लेकिन फिर भी मुद्दा वहीं का वहीं था, अब इंतजार फाइनल रेजोल्यूशन का था कि हाँ फाइनल रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है, लेकिन स्टिल आ गया था और नागालैंड भी पार्ट हमारा बन गया था, राइट। तो आप देख सकते हो सेक्शनिस्ट मूवमेंट किस तरीके से मिजोरम और नागालैंड के पर्सपेक्टिव से देखा गया। सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी हम इसे कह सकते हैं भाई, कंट्री बनाने का मतलब हमारे कंट्री से सेपरेट होने का मूवमेंट टाइप, ये सब, राइट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए बस। अब आएगा मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर, राइट। आउटसाइडर यहाँ पर कौन है, जो बाहर से आए हैं, राइट, इलीगल माइग्रेट होके आए हैं, रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे वो है, राइट। तो द लार्ज scale migration into northeast gave rise to a special kind of problem। लार्ज स्केल माइग्रेशन ने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, राइट, दैट pitted द लोकल कम्युनिटी अगेंस्ट पीपल हु वर सीन एज आउटसाइडर और माइग्रेंट, राइट, लोकल कम्युनिटी के खिलाफ। और दूसरी चीज यार,
लोकल कम्युनिटी, राइट। अब क्या है कि कुछ इलीगल माइग्रेशन हुई तो वो अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, राइट। उसी टाइम पर सारे असम में आ गए थे, सिंपल। लेकिन भाई अब इनसे भी बचना है, अब इनके अगेंस्ट में भी मूवमेंट करना है, राइट। इन्हें कैसे हम स्टेब्लिश होने दें प्रॉपरली, सिंपल। भाई बात समझ रहे हो ना, राइट। सिंपल। असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985, असम में मूवमेंट चला था 79 से 85 तक। और ये बेस्ट एग्जांपल बोला जाता है आउटसाइडर के अगेंस्ट में जितने मूवमेंट्स होते हैं ना, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल असम मूवमेंट है, राइट। The Assamese suspected that there were huge number of illegal Bengali Muslims settlers from Bangladesh। क्या है कि इस मूवमेंट में ऐसा था कि यार जितने बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान से लोग आए थे ना, बंगाली मुस्लिम्स, वो सेटल हो गए थे और वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे थे। चलो सेटल हो गए, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हमारे कंट्री में ऐसा है, सेकुलरिज्म है, सेटल हो जाओ, बट प्रॉब्लम मत क्रिएट करो ना, राइट। They felt that unless these foreign nationals are detected, deported, they would reduce indigenous Assamese into a minority। अब भाई असम में आके जब वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अपना बोलाबाला करेंगे, वहां के माइनॉरिटीज पीपल को सप्रेस करेंगे, तो वो गलत है। वो भाई जो चीज गलत है सो गलत है, राइट। क्या है कि असम में मूवमेंट इसी चीज को लेके था, आउटसाइडर के अगेंस्ट में, क्योंकि वो आ रहे थे आराम से सेटल हो जाए, अच्छे से चल लें, तो वो तो सही है। अब यार अपना डोमिनेंस रहे भाई, सबको दबाने की कोशिश करें, तो वो गलत है, राइट। तो इन 1979 ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, 79 में आशु ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, आ स्टूडेंट ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप था ये, नॉट एफिलेटेड टू एनी पार्टी, ये किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं था। लेड एन एंटी फॉरेनर मूवमेंट, इसको हम एंटी फॉरेनर मूवमेंट मतलब ये भी कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस यूनियन ने जितने भी बाहर से आए हैं फॉरेनर्स, उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, ये भी करना था, मूवमेंट करेंगे, राइट। सो द मूवमेंट वाज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, ये मूवमेंट इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ था। कई आ गए थे इलीगल माइग्रेट होके, वही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तभी तो असम मूवमेंट करना पड़ा 79 से 85 तक, गाइस। अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज, जो भी बंगालीज की डोमिनेशन है उसके खिलाफ था ये पूरा ये मूवमेंट, इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ था, अदर आउटसाइडर के खिलाफ था, एंड अगेंस्ट फॉल्टी वोटर्स, फॉल्टी वोटर्स के भी खिलाफ था, रजिस्टर्ड दैट इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ लाख ऑफ इमिग्रेंट्स। मतलब ये रीजंस थे मूवमेंट को क्रिएट करने के, याद रखना, ईयर्स क्लियर होने चाहिए भाई। और ये यूनियन भी याद रख लेना, बच्चों ने मिलकर, स्टूडेंट्स ने मिलकर, जो कि किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं था, क्या करें भाई, भाई आई हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करें या ना करें, मेरे पास तो राइट है, या वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, यार हमारे पास राइट है, सबके पास है, राइट। अगर इलीगल एक्टिविटी होगी तो भाई प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, सिंपल। इवेंचुअली आफ्टर 6 years ऑफ टर्मोइल, 6 साल के बाद राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद दी आशु, राइट। 6 years के बाद राजीव गांधी आशु यूनियन के साथ, इनके लीडर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, मतलब करते ही हैं, ऑब्वियसली करते हैं। Eventually, after 6 years of turmoil, the Rajiv Gandhi-led government enter into negotiation। भाई 6 year के बाद राजीव गांधी की गवर्नमेंट नेगोशिएशन करती है आशु यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, इनके साथ, इनके लीडर्स के साथ, लीडिंग टू द साइनिंग ऑफ एन अकॉर्ड इन 1985, राइट। और ये असम अकॉर्ड साइन करते हैं 1985 में। अब देखो असम अकॉर्ड आएगा ना तो अच्छे से लिख देना भाई, असम अकॉर्ड को अच्छे से आपने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना है, right। According to this agreement, those foreigners who migrated into Assam during and after Bangladesh war and since, right, जो भी बांग्लादेश वॉर के चलते या बांग्लादेश वॉर के बाद या स्टार्टिंग से जो भी माइग्रेट होके आए हैं असम में, इनको डिपोर्ट किया जाएगा, इनको डिपोर्टेड किया जाएगा, राइट, मतलब निर्वासित किया जाएगा बेसिकली। विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट, जैसे ही ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता है, राइट, वैसे ही ये आशु असम गाना संग्राम परिषद ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बिकेम कर देते हैं, जिसको एजीपी कहा जाता है, राइट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एजीपी कौन से स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि मतलब बाद में ये पॉलिटिकल पार्टी रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन गई जैसे ही सक्सेसफुल हुआ ये मूवमेंट। स्टार्टिंग में तो ये
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इस नाम से था, बाद में ये इस नाम में बदल गया। असम अकॉर्ड अच्छे से कर लेना, हो सकता है कि इस साल मतलब दिस ईयर कह सकते हैं कि 2024-2025 सेशन में 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। राइट राइट राइट। This problem is particularly acute, for example, in Tripura, as the original inhabitants have been reduced to being a minority in their own land. Right? अब देखो ये त्रिपुरा के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। राइट? क्योंकि त्रिपुरा के मूलभूत निवासी जो वहां के हैं वो अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी बनकर रह रहे हैं। राइट? अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी बनकर रह रहे हैं भाई। राइट? So the same feeling informed the hostility of the local population to Chakma refugee in Mizoram, अरुणाचल प्रदेश। सेम यहीं पर मिजोरम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी। तो भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन पर आ सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। राइट? कन्फ्लिक्ट थे, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी थी, सेपरेटिस्ट सेक्शनिस्ट मूवमेंट भी हुआ, मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर भी देखा गया। अब देखो मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर का बेस्ट एग्जांपल याद होना चाहिए, असम मूवमेंट। राइट? एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल। राइट? एजीपी ये भाई असम की है, इससे पहले आशू कब फॉर्म हुई, कितने साल तक मूवमेंट चला, और हाँ ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता है तभी तो एजीपी की क्रिएशन होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द रीजनल एस्पिरेशन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के लास्ट चैप्टर में। राइट? और पूरी वीडियो अच्छे से सुन लो, पॉज कर करके सुन लो या स्पीड तेज करके सुन लो। राइट? बहुत जल्द हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, अब एक चैप्टर ओनली बचा है। राइट? गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।